हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है सिल्वर की। तो 4 लाख रुपए पार कर गया भाई सिल्वर का रेट। अभी की बात है, 3 लाख हमने रिपोर्ट किया था न्यूज के अंदर, और देखा जाए तो पिछले 7-8 दिन के अंदर ही 1 लाख रेट बढ़ गया। मतलब 25% इंक्रीमेंट देखने को मिला सिल्वर के अंदर। और ये चीज याद रखना, जो जितनी तेज ऊपर जाता है ना, उतनी तेज नीचे आने के भी चांसेस होते हैं। बाकी अभी मैं रात को जब न्यूज शूट कर रहा हूँ तो भाई सिल्वर के प्राइसेस एकदम क्रैश करते हुए दिखाई दिए। कई रिपोर्ट्स थी कि 8-8% तक क्रैश करे। जब मैंने रिसर्च करी तो पता लगा एकदम नीचे गए हैं, फिर उसके बाद में अभी थोड़े इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ा फॉल आता हुआ दिखाई दिया है सिल्वर के प्राइसेस के अंदर, एक करेक्शन आई है। तो लेट्स सी आज सिल्वर की मार्केट इंडिया के अंदर कैसे दिखाई देती है, क्योंकि रात को 1 बजे तो अभी नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है यहाँ पर ग्लोबल फ्यूचर इंडेक्स की बात करके चले तो। बाकी अगर इंडियन गोल्ड की बात करके चले तो डिमांड घटने वाली है भाई इस साल। अगर हम पिछले साल की बात करके चले तो ज्वेलरी की डिमांड के अंदर 24% का ड्रॉप आया है। ये 3 डिकेड में सबसे लोएस्ट नंबर है, अगर पेंडेमिक ईयर को हटा दिया जाए इस पूरी पिक्चर से। तो गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ती हुई दिखाई दी है 17% से। मतलब लोगों ने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है, बट एज अ ज्वेलरी लोग नहीं प्रेफर कर रहे हैं। बाकी अगर आप मेरा ओपिनियन मांगोगे सिल्वर का प्राइसेस कहाँ जाने वाले हैं, भाई मेरे हिसाब से जो जितनी तेज ऊपर जाता है वो उतनी तेज नीचे आने के चांसेस उसके बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो पिछले कुछ टाइम से जो सिल्वर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है ना भाई, वो बहुत ही ज्यादा रिस्की चीज है। मैं आपको एक गेम बताता हूँ। देखो, अभी माना जा रहा है कि सिल्वर के प्राइस इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि सिल्वर की ना भाई डिमांड बढ़ रही है। सिल्वर चिप्स के अंदर यूज होता है, सोलर पैनल्स के अंदर यूज होता है, ईवी गाड़ियों के अंदर यूज होता है। तो जितनी इंडस्ट्रीज है ना, उनको सिल्वर की यूज है। इस चक्कर में सिल्वर के प्राइसेस भाग रहे हैं। भाई एक सवाल ये है, अगर हम बाहर मार्केट के अंदर सिल्वर लेने के लिए जाते हैं तो वहां तो अपने को ब्लैक में मिल रहा है। सिल्वर फिजिकल फॉर्म में उतना है ही नहीं जितना ऑनलाइन फॉर्म में मिल रहा है। तो अगर ये जो बूम आया है ये ऑनलाइन के चक्कर में आया है, तो मतलब कंपनियों ने तो नहीं लिया है जो हम सोच रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सबने लिया है। तो ये एक तरह से इन्वेस्टर्स का बूम है। इन्वेस्टर सोच रहे हैं भाई ऊपर जा रहा है, इसलिए वो इन्वेस्ट करे जा रहे हैं। इस चक्कर में सिल्वर के प्राइसेस ऊपर भागे जा रहे हैं। सिल्वर की उतनी मार्केट कैप भी नहीं थी गोल्ड की तरह, इस चक्कर में उसको और ऊपर लेके चले गए। अब इस चीज को एक चीज से और जोड़ा जा रहा है कि ग्लोबल मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटीज चल रही है। डोनाल्ड ट्रम्प की नस खींची पड़ी है भाई, वो कुछ भी कर सकता है। कभी कोई देश किसी से पंगे लेता रहता है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस है। तो इस चक्कर में एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, दिस मेक सेंस, बट गोल्ड में उतना उछाल आना चाहिए था ना जितना सिल्वर में आ रहा है। इसके अलावा अगर फेड की बात करके चले तो उन्होंने रेपो रेट को कट नहीं किया है, उन्होंने स्टेबल रखा है। तो रेपो रेट कट होती है ना, तब ऊपर भागता हुआ दिखाई देता है। सिल्वर इज गुड अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हो कि भाई लेके छोड़ दिया 5-10 साल के बाद देखेंगे। अगर आप ये सट्टा देख रहे हो ना, भाई अभी 3 लाख था, अब 4 लाख हो गया, अब मैं ले लूंगा तो 6 लाख हो जाएगा, लोग आपको बोल रहे हैं इस साल के एंड तक 10 लाख हो जाएगा, इस चीज में मत पड़ना। क्योंकि सिल्वर को हमेशा डेविल मेटल कहा गया है। जो लोग इसको शॉर्ट करते हैं, लॉन्ग करते हैं, दोनों मरते हैं। ग्लोबल मार्केट की बात करके चल रहा हूँ। शॉर्ट का मतलब कोई कहता है कि भाई ये नीचे जाएगा और कोई कहता है ये ऊपर जाएगा। सिल्वर दोनों को लेके डूब सकता है, इतनी पावर रखता है सिल्वर। सिल्वर अगर उसकी फंडामेंटल वैल्यू की बात करके चले गोल्ड कंपैरिजन में भी, तो उससे काफी ऊपर चल रहा है। तो बहुत हाई चांसेस माने जा रहे हैं कि ये करेक्शन आ सकता है। इसके अलावा अगर इंडियन इकोनॉमिक एडवाइजर की बात करके चले तो उन्होंने वार्न किया है 20% चांसेस है कि हम 2008 जैसे क्राइसिस दे सकते हैं अभी इस साल के अंदर। इनफैक्ट उनका कहना है कि उससे भी बुरे हो सकते हैं, क्योंकि पहला तो एक टेक्नोलॉजिकल लीप आ रहा है, जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं। देखो, कोई माने या ना माने, एआई जो चीजें कर रहा है ना, वो 6 महीने पहले पॉसिबल नहीं होती जो आज कर पा रहा है। और 6 महीने बाद पता नहीं क्या क्या चीजें होने लग जाएगी जो शायद 6 महीने पहले पॉसिबल नहीं थी। ये जो टेक्नोलॉजिकल लीप है ना, ये बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें वाइप आउट होती हुई दिखाई देगी। मैंने पहले भी बोला है कि हम गोइंग फॉरवर्ड सैस खत्म होता हुआ दिखाई देगी, जहां पे कस्टमाइज सॉल्यूशंस हमको हर एक बिजनेस के लिए दिखाई देंगे। आप सोचो ना, आप अपना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लेके बैठे हो, जिसकी मंथली सब्सक्रिप्शन देते हो, सब कुछ करते हो। अब आपके पास में एक बंदा आता है, वो कहता है भाई मैं आपको वाइट कोड करके आपके हिसाब से एक सॉफ्टवेयर बना के दे देता हूँ। वो आपसे वन टाइम 40-50 हजार रुपए लेता है और आपके ऑफिस में ही बैठ के आपके लिए बना के दे देता है, जो कि आपके कंप्यूटर में ही चल रहा होता है। सारा डेटा आपका, सिक्योरिटी आपका, कितनी बढ़िया चीज लग रही है। अब यहाँ पे लोग कहते हैं कि भाई अभी एआई उस लेवल पे नहीं पहुंचा, यहाँ पे स्केलेबल कोड नहीं बनता, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। भाई एंट्रोपिक के सीईओ भी बोल रहे हैं कि इस साल के एंड तक हम देखेंगे कोडिंग डन होती हुई। तो सिंपल सी बात यह है कि टेक्नोलॉजिकल जो लीप है उसकी वजह से एक छटनी होने वाली है। दूसरा, यही टेक्नोलॉजिकल जो लीप है जो एआई लेके आ रहा है, इसके अंदर भी भाई एक बबल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अनाप शनाप वैल्यूएशन बनती हुई दिखाई दे रही है। कंपनीज बहुत ज्यादा लॉस कर रही है और बहुत ज्यादा पैसा रेस किया जा रहा है। एक बिलीव सा बन गया है कि फ्यूचर एआई होने वाला है और जितना ज्यादा पैसा डालोगे उतना बढ़िया आपको मजा आने वाला है। बट यहाँ पे बिजनेस मॉडल बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा एआई कंपनीज का। मेरे जैसे लोग एआई का यूज करके अपना फायदा
उठा रहे हैं, पर कंपनी को उतना फायदा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। इसके अलावा शैडो बैंकिंग भी देखने को मिल रही है, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा चल रही है। देखो ये मैंने स्टार्टअप का घोटाला एक वीडियो बनाई थी, उसको देखना, उसमें आपको समझ में आएगा क्या बवाल चलता है फाइनेंशियल इंजीनियरिंग के अंदर। कंपनीज अचानक ही आईपीओ आने से पहले प्रॉफिटेबल हो जाती है, कंपनी कहती है कि हम इतने रुपए का रेवेन्यू कर रहे हैं, एक्चुअली वो एक मार्केट प्लेस मॉडल है। वो जितने रुपए का माल बेच रहे हैं वो अपना नहीं बेच रहे, दूसरे का बेच रहे, तो दूसरे के माल बेचे हुए को जीएमवी को वो कहते हैं ये हमारा रेवेन्यू है। एक्चुअली जो आपके पास कमीशन अर्नड है वो है ना आपका रेवेन्यू। तो ऐसे छोटे छोटे चीजों को इधर से उधर घुमा के ना बहुत बड़ी इंजीनियरिंग खेली जाती है, तो वो भी शायद एक्सपोज होती हुई दिखाई देगी। प्लस अभी कंसंट्रेशन भी बहुत हाई हो गया ग्लोबल के अंदर भी। अगर आप देखोगे S&P 500 की बात करके चलो तो उसका कंसंट्रेशन स्टार्टिंग के 10-12 शेयर्स के अंदर ही आ गया है। S&P 500 के अंदर अगर गिरावट भी आती है, बाकी अगर टेक कंपनीज ऊपर है तो सब कुछ ऊपर दिखाई देगा, और अगर ये टेक बबल फटता है या कुछ भी होता है, ये नीचे जाते हैं, तो पूरा S&P 500 नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। सिमिलरली अगर इंडियन मार्केट्स की भी बात करके चले तो हमारे इंडेक्स टॉप है भी बहुत ज्यादा है। कुछ स्पेसिफिक कंपनीज है जिनके पास में परसेंटेज वेटेज बहुत ज्यादा है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने बात करी थी ना कि भाई बहुत सारे शेयर्स 52 वीक लो के ऊपर है, बट फिर भी हमको मार्केट ऊपर दिखाई दे रही है। रीजन क्या है? क्योंकि ये जो टॉप हैवी मार्केट है ना, ये हमको ऊपर दिखाई दे रही है क्योंकि जो टॉप हैवी प्लेयर्स है वो ऊपर दिखाई दे रहे हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो आईपीओ निकाल रही है अनाप शनाप वैल्यूएशन के ऊपर, और उस पर बेचा जा रहा है। फर्स्ट कौन रहा है? रिटेल इन्वेस्टर। बहुत सारी जो सो कॉल्ड स्टार्टअप्स है वो दबा दबा के लॉसेस कर रही है। इंडिया की बात नहीं कर रहा मैं, ग्लोबल मार्केट की बात कर रहा हूँ। फिग्मा की बात कर लो भाई, इनका आईपीओ ना बम्पर खुलता हुआ दिखाई दिया था, और आईपीओ से अभी तक 75% नीचे इनके शेयर प्राइसेस चले गए हैं। एक बार आप देखो 6 महीने के अंदर कहां से कहां कहानी पहुंच गई है। अब कोई कह सकता है कि भाई भागे भी थे बहुत जबरदस्त तरीके से इसलिए घटते हुए दिखाई दिए। यही मैं कह रहा हूँ, जितनी तेजी से ऊपर जाता है ना उतनी तेजी से नीचे आने के भी चांसेस ज्यादा होते हैं। फिग्मा के अलावा अगर मेटा की बात करके चले तो उन्होंने $19 बिलियन अपने वीआर बिजनेस के अंदर जलाए हैं 2025 के अंदर। वीआर जो इनका ऑलमोस्ट डेड होता हुआ बिजनेस है। अभी रिसेंटली इन्होंने अपने 10% जो रियलिटी लैब्स है वहां से एम्प्लॉइज को भी निकाला है, तकरीबन 1000 एम्प्लॉइज को निकाला गया है। तो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि हम वीआर में भी उतना फोकस नहीं करने वाले, बट एक्सपेक्टेशन यही है कि भाई लॉसेस अभी भी उसी लेवल के होने वाले हैं। 2026 में शायद हो सकता है पीक करेंगे लॉसेस, क्योंकि 2024 में $17.7 बिलियन के लॉसेस थे। 2025 में इन्होंने थोड़ा ध्यान दिया है, उस लेवल का गेम नहीं खेला जो पहले खेल रहे थे, क्योंकि 2025 के अंदर इनको समझ में आ गया था कि भाई हमको एआई वाली रेस के अंदर आगे बढ़ना है, तो उस पर ध्यान दिया जा रहा था। और अभी 2026 में कहा जा रहा है कि उसी लेवल के लॉसेस होने वाले हैं। मेटा वाले भी दबा के पैसा खर्च कर रहे हैं एआई के अंदर, सबके अंदर। और जितनी आप टॉप की कंपनीज देखो, चाहे गूगल ले लो, चाहे अमेजोन ले लो, चाहे ओपन एआई ले लो, चाहे मेटा ले लो, जितने भी बड़े प्लेयर्स है ना, चाहे वो लिस्टेड है या फिर होने वाले हैं, सबके सब भाई बहुत ही पैसा जला रहे हैं एआई के अंदर। अगर ये बबल फटेगा तो इम्पैक्ट दिखेगा। अमेजोन तो बढ़िया है भाई, वो तो छटनी कर लेता है, वो तो अपने खर्चे कम कर लेता है। उसको समझ में आता है कि भाई अगर बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं जा रहा, नुकसान होने के चांसेस ज्यादा है, तो आराम आराम से चलो। अभी अमेजोन ने 16,000 ग्लोबल जॉब्स कट का अनाउंसमेंट किया है, मतलब 16,000 लोगों को वो और निकाल रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले ही इन्होंने 14,000 एम्प्लॉइज को निकाला था अक्टूबर के महीने के अंदर, अब 16,000 और निकाल रहे हैं। तो ये पूरी कहानी अगर जोड़ोगे ना तो अच्छी खबर सी नहीं लग रही है। चलो इंडिया की बात कर लेते हैं। अगर हम वोडाफोन आइडिया की बात करके चले तो उन्होंने 45,000 करोड़ का केपेक्स अनाउंस किया, मतलब इतना पैसा वो खर्च करने वाले हैं अपने ब्रांड को रिवाइव करने के लिए। 3 साल का प्लान बनाया गया है, VI 2.0 इसको कहा जा रहा है। टोटल केपेक्स इनका 60,000 करोड़ का होने वाला है 4 साल के अंदर। अब करेंगे क्या कि भाई 4G में एक्सपेंशन करेंगे, 2G को घुमाएंगे, अर्बन सिटीज के अंदर 5G लेके आएंगे। भाई जो कंपनी इतना दबा के लॉस कर रही है, हम लास्ट वीडियो में बात करी थी इनके लॉसेस के बारे में, अब वो 45,000 रुपीज और खर्चा करने वाली है। ठीक है तुम्हारे AGR ड्यूज अभी रुक गए हैं, बट बिजनेस बनेगा कैसे ये समझ में नहीं आ रहा। वोडाफोन आइडिया अपनी वैल्यू प्रोपोजिशन या डिफरेंशिएशन कैसे क्रिएट करेगा जियो और बाकी कंपैरिजन में, क्योंकि भाई एयरटेल के पास में एयरटेल एक्सट्रीम है, बहुत अच्छी पार्टनरशिप्स उन्होंने कर रखी है, तो वो एड ऑन सर्विसेज अच्छी दे सकते हैं। सिमिलरली जियो के पास में हॉटस्टार है, बहुत कुछ है भाई, तो जो वैल्यू एडेड सर्विसेज ये लोग दे सकते हैं वोडाफोन आइडिया भी शायद नहीं दे सकता। तो क्या उनका वैल्यू प्रोपोजिशन रहेगा, कैसे वो अपने आप को डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे वो आरपू बढ़ाएंगे। अगर मुझे सर्विस अच्छी नहीं मिल रही, वैल्यू एडेड सर्विस भी नहीं मिल रही, तो मैं VI क्यों लूंगा अगर मेरे पास में ऑल्टरनेटिव्स है तो। बाकी भाई वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद देना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लाता रहता हूँ। इसके अलावा अगर मैं स्विगी की बात कर लूँ तो उन्होंने भी 1065 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर। यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू 54% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, इनका GOV 38% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है।
बट इनके लॉसेस भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 33% के आसपास इनके लॉसेस बढ़े हैं। अगर देखा जाए फूड डिलीवरी का इनका बिजनेस इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया है, जहां पर 19% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला है। इनके मार्जिन भी इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए हैं। जो मंथली इनके एक्टिव यूजर्स है जो पेमेंट कर रहे हैं वो भी इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए है। बट प्रॉब्लम सारी की सारी है इनके क्विक कॉमर्स के अंदर, जहां पर 88% का राइज तो दिखाई दिया है बट मार्जिन -4.6 पे चले गए। इस चक्कर में पूरी बैलेंस शीट खराब होती हुई दिखाई दे रही है। एक साइड पे इनका जो कॉम्पिटिटर है एटर्नल्स, उसका रेवेन्यू 3 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बंदे प्रॉफिटेबल दिखाई दे रहे हैं और ये अभी प्रॉफिट के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर देखा जाए क्विक कॉमर्स को हटा दिया जाए तो ओवरऑल बिजनेस की स्टोरी अच्छी दिखाई दे रही है। फूड वाला बिजनेस इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। डाइन आउट वाला बिजनेस भी इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर इनका जियो भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। मार्जिन इंप्रूव होते हुए दिखाई दिया है। जो पिछले साल सेम क्वार्टर के अंदर लॉस आ गया था वो प्रॉफिट में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दिया है। क्वार्टर बाय क्वार्टर भी ऑलमोस्ट 50% का एबिटा लेवल के ऊपर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, डाइन आउट वाला डिवीजन अच्छा है बट बहुत छोटा है। फूड डिलीवरी वाले के अंदर ये लीडर नहीं है बट ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। बट क्विक कॉमर्स के अंदर लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चक्कर में ओवरऑल बहुत सारा चीजें खराब दिखाई दे रही है। अभी कहानी खाली लिस्टेड की नहीं है। अगर हम वेदांतु की बात करके चले तो भाई 210 करोड़ 210 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर उन्होंने। हाँ, इनका रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इनका फाइनेंशियल ईयर 25 का रेवेन्यू 227 करोड़ के ऊपर पहुंच गया। समझ रहे हो, 227 करोड़ के रेवेन्यू के लिए, जो कि एक अच्छा खासा राइज है इनके ओवरऑल बिजनेस में, इन्होंने 210 करोड़ का लॉस किया है। लॉस मतलब खर्चे ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा हो गए तब जाके इस लेवल का लॉस हुआ है। ROCE इनका -93% के आसपास है। यूनिट इकोनॉमिक्स वाइज थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है क्योंकि इनका एबिटा मार्जिन इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया है। बट कहानी सही नहीं है। अगर इन्होंने पैसा रेज नहीं किया ना, इनके पास में रनवे नहीं है। 40 करोड़ के आसपास इनके पास में कैश पड़ा है और जिस लेवल का लॉस कर रहे हैं, इनको अभी आने वाले कुछ टाइम के अंदर पैसा रेस करना पड़ेगा वरना कंपनी बंद होती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा अगर मैं कैरेट लिंक के फाउंडर की बात करके चलूं तो भाई बहुत ही जबरदस्त स्टेप लिया है। अभी रिसेंटली उन्होंने 2023 के अंदर $2 बिलियन के अंदर कैरेट लिंक को बेचा था टाइटन को। बेचने के बाद में इनका नॉन कम्पीट था कि भाई सेम इंडस्ट्री के अंदर ये नहीं उतर सकते। अब जैसे ही नॉन कम्पीट खत्म हुआ है, ये ओरा को खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट्स के हिसाब से $830 मिलियन के आसपास ये खरीद सकते हैं इस ब्रांड को। ओरा ने फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर ना 1241 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, 6.4 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करी। बहुत ही बढ़िया चीज है भाई। नॉन कम्पीट खत्म हो उसके बाद तुम उसी इंडस्ट्री में उतर जाओ। ऑल्दो मेरा भी नॉन कम्पीट 3 महीने में 4 महीने में खत्म होने वाला, उसके बाद भी अपन कुछ करेंगे। शायद डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नहीं करूंगा, शायद करूंगा, पता नहीं, तब की तब देखेंगे। बाकी एक शार्क भी है जिन्होंने ऐसा कुछ किया था। स्टोरी तो ये नहीं बोली जाती, स्टोरी तो कुछ और बोली जाती है, पर एक्चुअली कहानी ये थी कि एक फैक्ट्री थी जो कि फैमिली बिजनेस टाइप चल रही थी। वो अच्छी खासी मार्केट में स्टैब्लिश थी, माल बेचती थी आराम से। उसके बाद उसको बेचा गया। बेचने के बाद में उसका कैपिटल फैक्ट्री लगाने के लिए लगाया गया। एक और फैक्ट्री बनाई गई जिसमें बहुत सब्सटेंशियल पैसा लगा था। 3 साल का शायद नॉन कम्पीट था। 3 साल लगे भाई फैक्ट्री बनाने में, हायरिंग वायरिंग करने में। जिस दिन नॉन कम्पीट खत्म हुआ है उसके अगले दिन से उनका माल मार्केट में अवेलेबल होना शुरू हो गया था। आज वो ब्रांड पुराने वाले ब्रांड से बहुत बेहतर बड़ा हो चुका है क्योंकि उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन था, उनको गेम समझ में आता था, प्रोडक्ट अच्छा है उनका। प्रोडक्ट को बहुत एक्सपैंड किया गया क्योंकि कैपिटल भी आ गया था। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ, क्योंकि ये वाली बात शायद गूगल करके भी तुमको नहीं मिलेगी। क्योंकि मैं कौन होता हूँ भाई किसी की स्टोरी रिवील करने वाला। अगर किसी ने बहुत पैसा खर्च करके अपनी PR कैंपेन बना के एक स्टोरी बनाई है कि ब्रांड स्टोरी ये है, तो क्यों खराब किया था इसको। बाकी निखिल कामत जी की बात करके चले तो उन्होंने $2.7 मिलियन बायोपीक के अंदर इन्वेस्ट किए है। बायोपीक का जो मकसद है ना वो ये है भाई, आपको अमर बनाएगी, आपको लंबा जीने में मदद करेगी, आपके बॉडी बायोमार्कर समझेगी, बेस्ड ऑन दैट आपको बताएगी आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। भाई बिलियनियर्स इसी पे ध्यान दे रहे हैं आजकल। एक लेवल पे पैसा कमाने के बाद ना सबको ये चाहिए कि भाई अब उस पैसे को लंबे टाइम तक कैसे खर्च कर सकते हैं। हर एक अमीर आदमी लंबा जीना चाहता है। बाकी HAL और रशिया मिलके इंडिया के अंदर SJ-100 एयरक्राफ्ट बनाने वाले हैं और ये बढ़िया चीज है भाई। स्टार्टिंग में सेमी नॉकडाउन रोल आउट होने वाला है, जहाँ पे एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज के अंदर 3 साल के अंदर काम किया जाएगा। 10 से 20 SJ-100 को लीज किया जाएगा रशिया से 1 से 1.5 साल के अंदर, और उसको तेजी से बनाया जाएगा, समझा जाएगा, और 200 ज्यादा एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया चीज है। मेक इन इंडिया के अंदर एक बड़ी अचीवमेंट होगी अगर ये सब कुछ अच्छे टाइम पे होता हुआ दिखाई देता है। बाकी राजस्थान रॉयल्स की बात करके चले तो $1.3 बिलियन का ऑफर मिला है भाई। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स नहीं दिया है अगर देखा जाए तो। कहीं ना कहीं राजस्थान रॉयल की भी वैल्यूएशन चेक करी जा रही है।
इस टाइम पे इस आईपीएल के अंदर वैल्यूएशन का बहुत ज्यादा बवाल हो रहा है भाई। कोई किसी को खरीदने के मूड में है, कोई किसी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। ऐसा क्या हुआ है भाई कि आईपीएल में इतना इंटरेस्ट आ गया सबको? क्या वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा इसके पीछे है क्या? बाकी एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन ओपन एआई के अंदर $60 बिलियन इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं भाई। यही मैं बता रहा हूँ भाई, अभी तो पैसा रेस किया था तुमने, अब फिर तुम पैसा रेस कर रहे हो। $100 बिलियन के आसपास पैसा रेस कर सकते हैं जो कहा जा रहा है। एनवीडिया $30 बिलियन के आसपास दे सकता है, माइक्रोसॉफ्ट $10 बिलियन के आसपास दे सकता है, अमेजॉन 10 से 20 बिलियन के आसपास दे सकता है। पता नहीं भाई कितना पैसा रेस करे जा रहे हैं, उनको पैसा मिले जा रहा है। बाकी टेस्ला की बात करके चले तो उनके प्रॉफिट 46% करते हुए दिखाई दिए 2025 के अंदर। देखा जाए तो उन्होंने पूरा बिजनेस पिवट किया है यार। अभी ना उनको समझ में आ गया गाड़ियों वाले बिजनेस में हम नहीं चल सकते, इस चक्कर में इनका रेवेन्यू गाड़ियों का घटता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो सीधी सी बात ये है कि ये ना गाड़ियों वाला बिजनेस कम करना चाहते हैं। इनको समझ में आ गया कि भाई ये कहानी अच्छी नहीं है, तभी ये रोबोट की तरफ पिवट कर रहे हैं। टेस्ला ने अनाउंस किया है कि वो मॉडल एक्स और मॉडल एस व्हीकल्स को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं और रोबोट की तरफ पिवट करते हुए दिखाई देंगे। और अगर आप देखोगे टेस्ला ने $2 बिलियन XAI के अंदर इन्वेस्ट किए हैं, जो कि एक एआई वाली कंपनी है। तो कहीं ना कहीं गाड़ियों के अंदर जो एआई आएगा इनके, जो आता हुआ दिखाई दे रहा है करेंटली, और रोबोटिक्स डिवीजन के अंदर जो एआई होगा वो XAI प्रोवाइड करके देगा टेस्ला को। और यही पिवट मुझे समझ में आ रहा है कि टेस्ला अपने आप को कैसे करेगा। उनको समझ में आ गया भाई गाड़ियों के अंदर अब बहुत मार्केट हो गई है, इट्स बेटर रोबोट में घुसो, 15-20 लाख रुपए का इंडियन करेंसी के हिसाब से रोबोट निकालो जो कि सारे काम कर देगा, और फिर देखो मार्केट के अंदर कौन कौन लेता है। सीरियसली भाई रोबोटिक्स की जो बातें चल रही है ना, जिस रेट के अंदर चल रही है, मुझे लगता है बहुत ही जल्दी अडॉप्शन आएगी उसकी। 15-20 लाख रुपए के अंदर रोबोट अगर आपके घर में आ जाए, जो आपके घर का सारा काम कर दे, झाड़ू पोछा कर दे, खाना बना दे, कपड़े धो दे, सब कुछ कर दे, सिक्योरिटी कर दे, आराम से आप लेटे हो, पानी पीने का मन है उसको बोलो पानी लेके आओ, पानी लेके आएगा, उसको गिलास किचन में रख के आओ, गिलास किचन में रख के आएगा। आपके पैर में थकान हो रही है, पैर दबाएगा। लाइट बंद कराने के लिए अब उठना नहीं पड़ेगा, सीधा बोलोगे भाई उसको लाइट बंद करके आओ, वो लाइट बंद करके आ जाएगा। शायद इंडिया के अंदर उतनी खतरनाक वैल्यू प्रोपोजिशन नहीं लग रही, पर बाहर के लिए तो बहुत ही बढ़िया है भाई। कोई दुबई में रहता है, यूएस के अंदर रहता है, कनाडा के अंदर रहता है, अगर आपके घर में रोबोट 20 लाख रुपए के अंदर इंडियन करेंसी के हिसाब से आता है, जो ईएमआई पे भी आपको मिल जाता है, आप आराम से अपने घर के सारा काम उससे करा लोगे। मेड वेड की टेंशन खत्म हो जाएगी पूरी। बाकी हमारी गवर्नमेंट की बात करके चले तो 15% सब्सिडी दे रहे हैं लिथियम और निकल के प्लांट के अंदर, और एक बहुत ही बढ़िया चीज है भाई। अभी ये सब्सिडी आएगी, इसकी वजह से फैक्ट्रीज लगती हुई दिखाई देगी। फैक्ट्रीज लगेगी तो जो ईवी की बैटरीज वगैरह होती है वो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर होती हुई दिखाई देगी, और जो हमारी चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी है वो कम होती हुई दिखाई देगी। अभी कुछ टाइम पहले हमको शायद लद्दाख के अंदर बहुत ज्यादा रिजर्व्स मिले थे लिथियम के, उसके ऊपर कुछ बात नहीं हो रही थी, क्योंकि अभी तो उसको एक्सट्रैक्ट करना है, बहुत कुछ करना है। बट अगर इंडिया में फैक्ट्रीज लगनी शुरू होगी तो शायद उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। बाकी मार्केट की बात करके चले तो भाई कल भी मार्केट पॉजिटिव ही दिखाई दी है, पिछले कुछ टाइम से पॉजिटिव दिखाई दे रही है। स्मॉल कैप थोड़ा सा नेगेटिव था आप कह सकते हो, बट ओवरऑल देखो ना दूर से तो फ्लैटर ही थी। टाटा स्टील भागता हुआ दिखाई दिया भाई बहुत ही जबरदस्त तरीके से। इंजीनियरिंग जो सर्विसेज होती है ना, वो वाला सेक्टर भागा है बहुत ही खतरनाक। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की एपिसोड खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शुभ, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।